जरा सोचिए, आप एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह की चाय का आनंद लेने के बजाय आप कल के काम या कल की गलतियों के बारे में सोचने लगते हैं। आपके मन में एक अंतहीन चक्र चलता रहता है, बीते हुए कल का पछतावा और आने वाले कल का डर। और फिर रात होती है जब आप सोचते हैं कि शायद कल का दिन बेहतर होगा, लेकिन क्या वो कल कभी आता है? क्या हम अपनी जिंदगी के इस चक्र से बाहर निकल पाते हैं? कभी सोचा है आपका असली दुश्मन कौन है? आपका अपना मन, जो या तो पुरानी यादों में घूमता रहता है या भविष्य के सपने दिखाकर आज का सुकून छीन लेता है। एक पल के लिए रुकिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज आपके सामने अभी है वही असली है? अतीत एक छाया है जो सिर्फ आपके दिमाग में जिंदा है, और भविष्य एक भ्रम है जो अभी बना ही नहीं। लेकिन दोस्तों, हम सब ये जानते हुए भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाते। तनाव, चिंता और डर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, और इसी बेचैनी से छुटकारा पाने का जवाब देती है एकहार्ट टोल की जिंदगी बदल देने वाली किताब द पावर ऑफ नाउ। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो न केवल आपकी सोच बदलता है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नए नजरिए से जीने का तरीका सिखाता है। सोचिए, अगर आप अपने अतीत का हर पछतावा और भविष्य का हर डर एक पल में खत्म कर सकें, अगर आप एक ऐसी शांति और सुकून महसूस कर सकें जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर न हो, यह किताब आपको एक आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाती है। एक ऐसी अवस्था में जहां आप अपनी जिंदगी के हर पल को गहराई से महसूस करते हैं, हर सांस, हर अनुभव को पूरी तरह से जीते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के उन पाठों को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको वर्तमान पल की शक्ति का एहसास कराएंगे। तो अगर आप एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जिसमें अतीत और भविष्य का बोझ न हो, सिर्फ वर्तमान का सुकून हो, तो यह वीडियो आपके लिए एक मस्ट वॉच है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यात्रा सिर्फ एक किताब को समझने की नहीं, बल्कि एक नए तरीके से जीने की है। द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके अंदर ले जाती है। एक ऐसी यात्रा जो न केवल आपके सवालों का जवाब देती है, बल्कि आपके हर अनकहे डर और शक का समाधान भी बन जाती है। यह किताब आपकी जिंदगी के सबसे बड़े सवालों को संबोधित करती है। क्यों हम अपनी जिंदगी का हर पल तनाव, अपराध बोध और चिंता में बिताते हैं? क्यों हम अपने वर्तमान को अपने अतीत और भविष्य के बीच कुचल देते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, इसका समाधान क्या है? एकहार्ट टोले ने इस किताब में वर्तमान पल की शक्ति का विचार पेश किया है। यह आइडिया न केवल क्रांतिकारी है, बल्कि गहराई से आध्यात्मिक और व्यावहारिक भी है। किताब के शुरुआती अध्याय आपको एक सरल सी बात समझाते हैं। आपका अतीत और भविष्य सिर्फ एक भ्रम है जो आपके दिमाग में जिंदा है। जो सच है वह बस यही पल है। ये सांस जो आप अभी ले रहे हैं, ये भावनाएं जो आप अभी महसूस कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यह किताब आपको दिखाती है कि कैसे आपका ईगो और पेन बॉडी आपको नियंत्रित करते हैं। पेन बॉडी यानी आपकी पुरानी दर्द भरी यादें और उनसे जुड़ी भावनाएं आपके वर्तमान को कैसे प्रभावित करती हैं। और ईगो वह झूठी पहचान है जो आप खुद को देते हैं। मैं यह हूं, मेरे पास यह है, मुझे यह चाहिए। ये दोनों मिलकर आपको एक ऐसा चक्र देते हैं जहां आपका दिमाग हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में। और यहीं पर आती है एकहार्ट की गाइडेंस, माइंडफुलनेस और अवेयरनेस की शक्ति। उन्होंने एक सरल लेकिन गहन विचार दिया। अपने विचारों को देखिए, उनसे अपनी पहचान मत बनाइए। जब आप अपने मन के जज बन जाते हैं, आप उससे मुक्त हो जाते हैं। किताब के बीच बीच में एकहार्ट ने अपने व्यक्तिगत अनुभव और उदाहरण दिए हैं जो इस संदेश को और भी ज्यादा समझने योग्य और असरदार बनाते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक पल में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई जब उन्होंने यह समझा कि उनका असली स्वरूप उनके विचारों से परे है। इसके अलावा किताब व्यावहारिक उपकरण और अभ्यास भी प्रदान करती है। सरल अभ्यास जैसे अपनी सांस को महसूस करना, अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करना और उसे स्वीकार करना, ये सब आपको आपके वर्तमान में एंकर करते हैं। सोचिए, अगर एक किताब आपको ऐसे उपकरण दे जो आपके तनाव और चिंता को तुरंत कम कर सके, अगर यह आपको एक ऐसी अवस्था में ले आए जहां आपका हर निर्णय
हर क्रिया गहरी स्पष्टता और शांति के साथ हो। यह सिर्फ सोचने की बात नहीं है, यह सच है जिसे द पावर ऑफ नाउ में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह किताब किसी विशेष धर्म या मान्यता प्रणाली के लिए नहीं है। यह सार्वभौमिक रूप से लागू होती है, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। यह किताब एक याद दिलाती है कि शांति और खुशी हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे खोलना है। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में स्पष्टता, शांति और खुशी चाहते हैं, तो यह किताब एक गाइड है जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। अब हम इस किताब के पहले मुख्य विचार की ओर बढ़ेंगे, वर्तमान पल की शक्ति का असर हमारी जिंदगी पर। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बुक एनसाइक्लोपीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों के अनमोल सबक तलाशते हैं जो आपकी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। अगर आप भी एक अर्थपूर्ण और खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा द पावर ऑफ नाउ के साथ। भाग 2, वर्तमान क्षण को समझना, एक गहरी पड़ताल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस किताब के केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण विचार की, वर्तमान क्षण की शक्ति। एखार्ट टोले कहते हैं कि हमारी असली जिंदगी सिर्फ एक जगह मौजूद है और वो है अब। लेकिन यह एक अजीब विरोधाभास है कि जो चीज हमारे लिए सबसे वास्तविक है, वही चीज हम सबसे ज्यादा अनदेखी करते हैं। जरा सोचिए, हमारा मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। अतीत के बारे में सोचते हुए हम अपराध बोध, शर्मिंदगी या पछतावे महसूस करते हैं, शायद किसी गलती का दुख, किसी खोए हुए मौके का अफसोस। दूसरी ओर भविष्य की योजना या चिंताओं में हम बेचैनी और डर से भर जाते हैं। क्या होगा, कैसे होगा? लेकिन ये दोनों ही स्थितियां एक भ्रांति है। अतीत सिर्फ एक स्मृति है, एक कहानी जो हम अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं। भविष्य एक कल्पना है, एक परिदृश्य जो अभी तक हुआ ही नहीं। असल में हमारे पास सिर्फ एक चीज है जो वास्तविक है, और वो है यह वर्तमान क्षण। लेकिन हम इस क्षण को जीते क्यों नहीं? एखार्ट कहते हैं कि इसका एक बड़ा कारण है हमारा अवचेतन जीवन जीना। हम अपने ऑटो पायलट मोड में चलते रहते हैं, दिनचर्या के कार्यों, दोहराए जाने वाले विचारों और लगातार व्याकुलताओं में उलझे हुए। हम अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने विचारों और भावनाओं को दे देते हैं, जो हमें एक चक्र में बांध कर रखते हैं। एखार्ट टोले हमें सिखाते हैं कि वर्तमान क्षण की जागरूकता एक कौशल है जिसे हम अभ्यास के जरिए विकसित कर सकते हैं। इसका एक आसान और प्रभावी तरीका है माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस। 1. सांस की जागरूकता, ब्रेथ अवेयरनेस। हर दिन कुछ समय अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह एक सरल अभ्यास है, लेकिन जब आप अपनी सांस लेने की प्रक्रिया को देखते हैं, तो आपका मन अपने विचारों के चक्र से बाहर निकलता है और आपका ध्यान वापस अब पर आता है। 2. निर्णय के बिना अवलोकन, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट। अपने आसपास की चीजों को नोटिस करें, हवा की ठंडक, पक्षियों की आवाज या अपनी ही शरीर की संवेदनाएं। इन चीजों को बिना किसी लेबल या निर्णय के बस अनुभव करें। 3. सक्रिय उपस्थिति, एक्टिव प्रेजेंस। जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से शामिल हो जाएं, चाहे वो खाना बनाना हो, पढ़ाई हो या किसी से बात करना। अपने मन को अनावश्यक भटकने से रोकें और अपने काम में पूरी तरह डूब जाएं। एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं ओपरा विन्फ्री का, जो एखार्ट टोल के विचारों से गहराई से प्रेरित हैं। ओपरा अपने जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण समय में माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस का सहारा लेती थीं। उनका कहना है, स्टेइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली वे टू ट्रूली लिव। उन्होंने अपनी माइंडफुलनेस को अपनी ताकत बनाया और आज वो एक सफल उद्यमी और आध्यात्मिक नेता के रूप में जानी जाती हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यह माइंडफुलनेस एक शक्तिशाली उपकरण बन सकती है, चाहे वो तनावपूर्ण मीटिंग्स हों, व्यक्तिगत संघर्ष हों या तेज रफ्तार जीवन शैली। अगर हम अपने हर क्षण को सचेत रूप से अनुभव करें, तो हम ज्यादा शांत, केंद्रित और खुश महसूस करेंगे। एखार्ट ये भी कहते हैं कि वर्तमान क्षण एक उपचारक, हीलर है। जब आप अभी के क्षण में अपनी पूरी जागरूकता लाते हैं,
तो आप अतीत के दुख और भविष्य के डर को समाप्त कर सकते हैं। ये क्षण आपको एक स्पष्टता और शांति देता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। अब हम बात करेंगे इस किताब के एक और प्रभावशाली विचार की, पेन बॉडी, और कैसे यह हमारी जिंदगी को नियंत्रित करता है। पेन बॉडी क्या होती है और कैसे हम इसे अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं, यह सब जानेंगे अगले सेगमेंट में। भाग 3, पेन बॉडी को समझना और इसका हम पर नियंत्रण। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हमारी जिंदगी का एक अदृश्य हिस्सा है, पेन बॉडी। यह टर्म एकार्ट टोले ने गढ़ी है और यह गहराई से हमारे इमोशंस, स्ट्रगल्स और व्यक्तिगत चुनौतियों से जुड़ी हुई है। अगर आप कभी अपने अंदर एक अनजानी उदासी, गुस्सा या निराशा महसूस करते हैं तो हो सकता है यह आपकी पेन बॉडी का असर हो। पेन बॉडी को एकार्ट एकत्रित भावनात्मक दर्द का एक रूप कहते हैं। यह हमारे अतीत के अनसुलझे ट्रॉमा, निराशाएं और नकारात्मक भावनाओं का एक समूह है जो हमारे अंदर सुप्त अवस्था में रहता है, लेकिन कभी कभी सक्रिय होकर हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। यह एक परजीवी इकाई की तरह काम करता है। यह आपकी ऊर्जा और शांति को अवशोषित करता है और आपको और अधिक नकारात्मक भावनाओं की ओर धकेल देता है। पेन बॉडी का उद्देश्य एक दुष्चक्र बनाना है। आप एक इमोशनल ट्रिगर का अनुभव करते हैं और यह ट्रिगर पेन बॉडी को सक्रिय कर देता है, जो आपके विचारों और क्रियाओं को नकारात्मक दिशा में ले जाता है। जरा सोचिए, एक छोटी सी बात पर आपका रिएक्शन असामान्य रूप से तीव्र क्यों होता है? जैसे किसी ने आपसे कैजुअली कुछ क्रिटिसाइज किया और आप अंदर से इतने आहत या गुस्से में महसूस करते हैं कि वह बात छोटी नहीं लगती। यह पेन बॉडी का काम है। पेन बॉडी कब सक्रिय होती है? 1, जब कोई आपके अतीत के ट्रॉमेटिक अनुभव को ट्रिगर करे। 2, जब आप किसी स्थिति को अपने अनसुलझे इमोशनल लेंस से देखते हैं। 3, जब तनाव और डर आपके मौजूदा दर्द को बढ़ाते हैं। एकार्ट कहते हैं कि पेन बॉडी केवल तभी नियंत्रण करती है जब हम इसके ऊपर अपनी अवेयरनेस नहीं लाते। अगर आप अपनी पेन बॉडी को ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं तो आप इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। एकार्ट द्वारा सुझाई गई प्रैक्टिस। 1, अवेयरनेस। जब आप अपने अंदर किसी तीव्र नकारात्मक भावना को महसूस करें तो उसे दबाने या प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे ऑब्जर्व करें। अपने इमोशंस और दर्द को एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह देखें। सोचिए, यह दर्द मेरी पहचान का हिस्सा नहीं है, यह सिर्फ एक अनुभव है जो अभी हो रहा है। भाग 4, अहंकार, इसके प्रभाव को समझना और इसे पार करना। 1, अहंकार और आत्मछवि। अहंकार हमारी आत्मछवि पर निर्भर करता है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि मैं कौन हूं। अक्सर हम अपनी उपलब्धियों, रूप रंग या दूसरों की राय के अनुसार अपनी कीमत तय करते हैं, लेकिन एकार्ट कहते हैं कि यह सब सिर्फ एक भ्रम है। जो हम वास्तव में हैं वह इन लेबल्स से कहीं परे है। 2, लेबल्स से अलगाव। अहंकार हमेशा लेबल्स पर निर्भर करता है। मैं सफल हूं, मैं समझदार हूं, या मुझे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। जब आप अपने आप को किसी लेबल से परिभाषित करते हैं तो आप अहंकार के जाल में फंस जाते हैं। अपने आप से ये पूछिए, अगर ये लेबल हट जाए तो मैं कौन हूं? 3, स्वीकार्यता और विनम्रता। अहंकार को पार करने का एक शक्तिशाली तरीका है अपनी सच्चाई को स्वीकार करना और विनम्र रहना। जब आप अपने आप को एक विद्यार्थी मानते हैं तो अहंकार का नियंत्रण अपने आप कमजोर हो जाता है। अहंकार सिर्फ आपकी व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता, बल्कि आपके रिश्तों पर भी गहरा असर डालता है। जब अहंकार हावी होता है तो रिश्तों में प्रतिस्पर्धा, दोषारोपण और गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। एकार्ट इस बात पर जोर देते हैं कि स्वस्थ रिश्तों की नींव है उपस्थित होना। जब आप बिना अहंकार के अपने जीवन साथी, परिवार या दोस्तों से जुड़ते हैं तो आप उन्हें एक इंसान के रूप में देखते हैं, न कि एक वस्तु जो आपकी जरूरतों को पूरा करे। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बहस के दौरान आपको लगता है कि आप हमेशा सही हैं और दूसरा गलत। यह अहंकार का काम है जो आपको अपनी आत्मछवि की रक्षा करने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर आप बहस के बीच अपने अहंकार को रोकें और स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखें तो आप शायद एक बेहतर समझ विकसित कर पाएंगे। दलाई लामा इसका उत्तम उदाहरण है। उनका कहना है,
अहंकार दुख का स्रोत है और सुख की राह है विनम्रता और करुणा। दलाई लामा अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं और उनका ध्यान हमेशा वर्तमान क्षण और सार्वभौमिक जुड़ाव पर रहता है। एकहार्ट कहते हैं कि अहंकार से मुक्ति पाना एक आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत है। जब आप अहंकार के भ्रमों को तोड़ते हैं तो आप अपने अंदर एक गहरी शांति और स्पष्टता महसूस करते हैं। यह प्रक्रिया समय और धैर्य मांगती है, लेकिन इसका परिणाम एक सच्चे रूप से पूर्ण और सार्थक जीवन होता है। यह बात याद रखना जरूरी है कि अहंकार हमारा दुश्मन नहीं है। एकहार्ट सिखाते हैं कि अहंकार को दबाने की बजाय उसे अपनाना और उसे जागरूकता के साथ संभालना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अहंकार एक उपकरण है जो आपको आपकी यात्रा में आत्म जागरूकता और विकास की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है, अगर आप उसे सही तरह से समझ पाएं। अब हम अगले खंड में एक और शक्तिशाली विचार को समझेंगे, समर्पण यानी स्वीकार्यता की शक्ति। समर्पण का क्या अर्थ है और यह कैसे हमें आंतरिक शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाता है, इसे विस्तार से जानने के लिए चलिए अगले भाग में। भाग 5, समर्पण की कला, स्वीकार्यता की शक्ति को अपनाना। अब तक हमने समझा कि द पावर ऑफ नाउ कैसे हमें वर्तमान क्षण में जीने का महत्व सिखाती है, दर्द शरीर के जाल को तोड़ना और अहंकार के भ्रमों को समझना। लेकिन इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समर्पण। समर्पण का अर्थ है स्वीकार्यता, जीवन को वैसा ही स्वीकार करना जैसा वह है, बिना किसी विरोध के। यही विचार एकहार्ट टोले की शिक्षाओं का मूल है और इसे समझना हमें एक गहरे स्तर पर आंतरिक शांति और सच्चे सुख का रास्ता दिखाता है। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आप अक्सर अपनी वर्तमान स्थिति से लड़ते रहते हैं? चाहे वह एक तनावपूर्ण नौकरी हो, एक टूटा हुआ रिश्ता या जीवन का कोई अनचाहा मोड़। हमें लगता है कि अगर हम किसी चीज के खिलाफ लड़ेंगे तो हम उसे नियंत्रित कर पाएंगे। अहंकार और दर्द शरीर की तरह विरोध भी हमारी पीड़ा का एक मुख्य कारण है। विरोध तब होता है जब आप किसी चीज की सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय उसे बदलने की जद्दोजहद करते हैं। एकहार्ट एक सरल उदाहरण देते हैं। सोचिए, आप एक ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। आप गुस्से में हैं, तनाव महसूस कर रहे हैं और बार बार घड़ी देख रहे हैं। क्या आपका तनाव इस स्थिति को बदल रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप स्थिति को स्वीकार कर लें और अपने भीतर एक शांति ले आएं, तो आप अपनी ऊर्जा को संजो सकते हैं और वर्तमान क्षण का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। एकहार्ट कहते हैं, जो कुछ भी आप विरोध करते हैं वह बना रहता है। जब आप जीवन के प्रवाह के विरुद्ध जाते हैं तो आप जीवन की स्वाभाविक लय को बाधित करते हैं। समर्पण का कार्य आपको उस विरोध से मुक्त करता है और जब आप समर्पण करते हैं तो आप एक आंतरिक स्थिरता का अनुभव करते हैं जो आपको सच्ची स्वतंत्रता और सुख की ओर ले जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि समर्पण को एक व्यावहारिक प्रक्रिया कैसे बनाया जाए। 1. वर्तमान क्षण को स्वीकार करना। जब भी आप किसी अप्रिय स्थिति में हों तो एक पल के लिए रुकें और स्थिति को निरीक्षण करें। अपने आप से पूछें, क्या मैं इस क्षण को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर सकता हूं? अक्सर केवल स्वीकार्यता ही आपकी पीड़ा को कम कर देती है। 2. नियंत्रण को छोड़ देना। हमें अक्सर लगता है कि हम हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन अप्रत्याशित है। समर्पण का अर्थ है अपने नियंत्रण को छोड़कर जीवन के प्रवाह में विश्वास करना। 3. कृतज्ञता का अभ्यास करें। स्वीकार्यता और समर्पण को अभ्यास में लाने का एक शक्तिशाली साधन है कृतज्ञता। हर स्थिति, चाहे वह कठिन क्यों न हो, हमें कुछ सिखाती है। जब आप कृतज्ञता को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो आप हर क्षण को एक अवसर के रूप में देखते हैं। रिश्तों में समर्पण की अवधारणा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब आप अपने साथी, परिवार या दोस्तों से अवास्तविक उम्मीदें रखते हैं तो वे अपेक्षाएं अक्सर टकराव और गलतफहमियों का कारण बनती हैं। समर्पण का अर्थ है अपने रिश्तों को उनके प्राकृतिक प्रवाह में स्वीकार करना। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका जीवन साथी किसी आदत को नहीं बदल रहा जो आपको परेशान करती है। अगर आप उन्हें मजबूर करेंगे तो यह केवल विरोध पैदा करेगा, लेकिन अगर आप उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, तो आप अपने रिश्ते में एक ऐसी जगह बनाते हैं
जिसमें विकास और समझदारी हो सकती है। महात्मा गांधी का उदाहरण यहाँ उपयुक्त है। गांधी जी ने अपने जीवन में समर्पण को अपने सिद्धांतों का एक प्रमुख भाग माना। उन्होंने हमेशा सत्य और अहिंसा के साथ अपने संघर्षों को स्वीकार किया, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न रहे हों। उनका विश्वास था कि समर्पण का अर्थ कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति है जो आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। जब आप समर्पण करते हैं तो आप एक आंतरिक स्थिरता का अनुभव करते हैं। यह स्थिरता आपको बाहरी उथल पुथल के बीच भी एक अडिग शांति का एहसास कराती है। एकहार्ट इसे सुंदरता से समझाते हैं, जब आप जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं तब आप मुक्त होते हैं। यह बात समझना जरूरी है कि समर्पण का मतलब निष्क्रियता या लापरवाही नहीं है। समर्पण का अर्थ यह है कि आप अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण में रखकर अपने कार्यों को अधिक जागरूक और प्रभावशाली बनाते हैं। एकहार्ट कहते हैं कि समर्पण एक विरोधाभास है। जब आप विरोध छोड़ते हैं तब आप ज्यादा सशक्त महसूस करते हैं। जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं तब आप अपनी जिंदगी की चुनौतियों से ज्यादा प्रभावी ढंग से निपटते हैं। अब हम अगले भाग में एकहार्ट की एक और रूपांतरकारी अवधारणा को समझेंगे, अस्तित्व की खुशी, द जॉय ऑफ बीइंग। क्या है यह खुशी और कैसे हम इसे अपनी जिंदगी में अनुभव कर सकते हैं, यह सब हम अगले खंड में जानेंगे। भाग 6, अस्तित्व की आनंदमय अनुभूति, मन के परे सच्ची खुशी की खोज। अब तक हमने द पावर ऑफ नाउ के माध्यम से पीड़ा, शरीर, अहंकार और समर्पण जैसे मूलभूत विचारों को समझा है, लेकिन इस यात्रा का एक और गहराई से रूपांतरित करने वाला पहलू है अस्तित्व का आनंद। एकहार्ट टोले कहते हैं कि असली खुशी और संतोष का स्रोत बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आपकी अपनी बीइंग यानी अस्तित्व में छिपा होता है। आज के इस भाग में हम इस विचार को गहराई से समझेंगे। यह जानेंगे कि बीइंग वास्तव में क्या है और हम अपनी दैनिक जीवन में इस आनंद को कैसे अनुभव कर सकते हैं। एकहार्ट बीइंग को आपके सच्चे स्व के रूप में परिभाषित करते हैं, वह स्व जो आपके विचारों, भावनाओं और अहंकार की परतों के नीचे छिपा होता है। बीइंग का अर्थ है अपने अस्तित्व के मूल को अनुभव करना, बिना किसी पहचान के। सोचिए, हम अक्सर अपनी पहचान को किसी न किसी बाहरी चीज से जोड़ देते हैं, जैसे नौकरी, रिश्ते या व्यक्तिगत उपलब्धियां। लेकिन जब ये सब चीजें हटा दी जाती हैं, तब क्या बचता है? केवल बीइंग। एकहार्ट कहते हैं कि बीइंग कोई ऐसा काम नहीं है जो आप करते हैं, या कोई उपलब्धि नहीं है जो आप हासिल करते हैं। यह वह है जो आप पहले से ही हैं। यह एक बहुत ही गहरी समझ है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि खुशी और पूर्णता आपको कभी बाहर से नहीं मिलती, यह तो पहले से ही आपके भीतर मौजूद थी। मन और अस्तित्व के बीच एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है। मन अक्सर चिंता, पछतावे या भविष्य की योजनाओं में व्यस्त रहता है, और इसी कारण हम बीइंग के आनंद को अनुभव नहीं कर पाते। मन बार बार हमें यह अनुभव कराता है कि हम अधूरे हैं, और इसी सोच से असंतोष और दुख का चक्र आरंभ होता है। एकहार्ट कहते हैं कि इस संघर्ष को सुलझाने का एकमात्र तरीका है अपनी अवेयरनेस को मन से हटाकर बीइंग की ओर ले जाना। यह बदलाव तभी संभव है जब आप सजग होकर वर्तमान क्षण में जीना सीखें। अगर आनंद पहले से ही हमारे भीतर है, तो उसे सचेत रूप से कैसे अनुभव किया जा सकता है? आइए कुछ व्यावहारिक उपायों को जानें। 1. मौन और स्थिरता को अपनाना। एकहार्ट बताते हैं कि मौन और स्थिरता अस्तित्व की सबसे शक्तिशाली द्वारिकाएं हैं। जब आप अपने मन की लगातार चलती बातों से एक पल के लिए दूरी बनाते हैं और स्थिरता को अनुभव करते हैं, तब आप बीइंग के साथ फिर से जुड़ते हैं। व्यावहारिक अभ्यास। अपने दैनिक जीवन में कुछ मिनट का मौन अपनाएं। यह ध्यान, मेडिटेशन हो सकता है, या केवल एक शांत क्षण जिसमें आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 2. भूतकाल और भविष्य से अलग होना। मन अक्सर भूत के पछतावों और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। बीइंग के आनंद को अनुभव करने के लिए आपको अपनी सजगता को वर्तमान क्षण में लाना होगा। अपने आप से पूछिए, क्या इस क्षण में सच में कुछ कमी है? अधिकतर आपका उत्तर होगा नहीं। 3. शरीर की सजगता विकसित करना। एकहार्ट कहते हैं कि बीइंग से दोबारा जुड़ने का एक प्रभावी तरीका है अपने शरीर की संवेदनाओं को गहराई से महसूस करना।
अक्सर हम अपने शरीर और मन के संबंध को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब आप सचेत रूप से अपनी सांसों, दिल की धड़कनों या मांसपेशियों के तनाव को महसूस करते हैं, तब आप बीइंग की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। 4. प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति बीइंग की एक भौतिक अभिव्यक्ति है। जब आप सूर्यास्त को देखते हैं, एक वृक्ष की सुंदरता को महसूस करते हैं या समुद्र की लहरों को सुनते हैं, तो आप बीइंग के साथ एक स्वाभाविक जुड़ाव अनुभव करते हैं। ये क्षण आपको मन की आवाजों से मुक्त कर देते हैं और आपको वर्तमान क्षण में डुबो देते हैं। वास्तविक जीवन उदाहरण। वह सन्यासी जिसने आनंद को पाया, थिच नथ हन, एक वियतनामी बौद्ध सन्यासी, बीइंग के आनंद का एक सजीव उदाहरण है। उन्होंने अपना जीवन सजगता और वर्तमान क्षण में जीने को समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि खुशी कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि यह हर क्षण में उपलब्ध होती है यदि हम सजग होकर उसे अनुभव करना सीख जाएं। एक बार उन्होंने कहा था, ऐसे चलो जैसे तुम धरती को अपने पैरों से चूम रहे हो। यह कथन दर्शाता है कि कैसे हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, बीइंग के आनंद को अनुभव करने का एक अवसर हो सकता है। जब आप बीइंग से जुड़ते हैं, तब आपके रिश्तों में एक गहरा बदलाव आता है। आप अपने प्रियजनों से एक गहरा संबंध महसूस करते हैं, क्योंकि अब आप उन्हें अहंकार की दृष्टि से नहीं देखते। आप उनकी उपस्थिति की सराहना करते हैं, बिना किसी निर्णय या अपेक्षा के। एकार्ट ये सिखाते हैं कि जब आप बीइंग के आनंद को अपने रिश्तों में लाते हैं, तो झगड़े और गलतफहमियां अपने आप कम हो जाती हैं। रिश्ते अधिक सार्थक और पूर्ण हो जाते हैं। अक्सर लोग यह गलत मानते हैं कि उन्हें खुशी भौतिक सफलता, प्रसिद्धि या बाहरी उपलब्धियों से मिलेगी। लेकिन जब आप यह समझ जाते हैं कि खुशी एक आंतरिक अवस्था है, तो आप इस दौड़ से मुक्त हो जाते हैं। एकार्ट खूबसूरती से समझाते हैं, आप खुश नहीं होते, आप यह महसूस करते हैं कि आप पहले से ही खुश हैं। एकार्ट कहते हैं कि बीइंग के आनंद को अनुभव करना एक अभ्यास है, जिसे आपको प्रतिदिन करना होता है। यह कोई अचानक प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं है, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी सजगता को धीरे धीरे गहराते हैं। बीइंग के आनंद का अंतिम सबक यह है कि आप जो कुछ भी खोज रहे हैं, शांति, प्रेम, आनंद, वह सब आपके अंदर ही है। आपको केवल इस सच्चाई को पहचानना है। आज हम जानेंगे कि समय का असली मतलब क्या है, कैसे हम इसके जाल से बच सकते हैं और कैसे हम अपनी जिंदगी में टाइमलेस विजडम का सार ला सकते हैं। हम समय को अक्सर एक लिनियर कंसेप्ट के रूप में देखते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य के क्रम में। लेकिन एकार्ट कहते हैं कि यह केवल हमारे मन की एक रचना है। असली वास्तविकता सिर्फ नाव में मौजूद है। अतीत एक स्मृति है और भविष्य केवल एक कल्पना। लेकिन विडंबना यह है कि हमारा मन अक्सर अतीत और भविष्य के चक्कर में ही उलझा रहता है, और इसी कारण हम वर्तमान क्षण की अलाइवनेस और सार को महसूस नहीं कर पाते। एकार्ट 2 मुख्य जाल बताते हैं जो हमारी जिंदगी में अनावश्यक पीड़ा उत्पन्न करते हैं। अतीत का बोझ। जरा सोचिए, आपके कितने विचार ऐसे होते हैं जो अतीत की गलतियों, पछतावे या दर्दनाक यादों से जुड़े होते हैं। मन अक्सर हमें अतीत के अपराध बोध और शर्म से जकड़ कर रखता है। एकार्ट 2 मुख्य जाल बताते हैं जो हमारी जिंदगी में अनावश्यक पीड़ा उत्पन्न करते हैं। अतीत का बोझ। जरा सोचिए, आपके कितने विचार ऐसे होते हैं जो अतीत की गलतियों, पछतावे या दर्दनाक यादों से जुड़े होते हैं। मन अक्सर हमें अतीत के अपराध बोध और शर्म से जकड़ कर रखता है। एकार्ट कहते हैं कि अतीत का यह बोझ केवल एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। जब तक हम इसे थामे रहते हैं, तब तक हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाते। लेकिन यदि हम यह समझ जाएं कि अतीत केवल एक विचार है और इसका कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, तो हम अपने भीतर एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। भविष्य की चिंता। अब भविष्य के बारे में सोचिए। आप अपने लक्ष्यों, आकांक्षाओं या चिंताओं के बारे में कितनी बार तनाव महसूस करते हैं? भविष्य की यह ऑब्सेशन एक भ्रम है, क्योंकि भविष्य कभी भी वर्तमान क्षण के बाहर अस्तित्व में नहीं होता। एकार्ट खूबसूरती से समझाते हैं, द प्राइमरी कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस इज नेवर द सिचुएशन बट योर थॉट्स अबाउट इट। हम अक्सर भविष्य की प्लानिंग या आउटकम्स के बारे में इतना सोच लेते हैं कि हम अपनी वर्तमान खुशी को दांव पर लगा देते हैं।
समय से स्वतंत्रता का अंतिम समाधान है अपनी अवेयरनेस को वर्तमान क्षण में शिफ्ट करना। जब आप वास्तव में प्रेजेंट होते हैं तो आप समय के जाल से मुक्त होते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं जो आपको समय के भ्रम से मुक्त करने में मदद करेंगे। माइंडफुल ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस करें। अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखें। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप समझते हैं कि आपके विचार अतीत और भविष्य के चक्कर में कैसे उलझे हुए हैं। यह अवेयरनेस ही स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। वर्तमान क्षण को प्राथमिकता दें। अपने हर काम में पूरी तरह से प्रेजेंट रहने की कोशिश करें, चाहे वह एक कप चाय पीना हो, किसी से बातचीत करना हो या प्रकृति का आनंद लेना। एखार्ट कहते हैं, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। अपनी सांस को एंकर बनाएं। जब भी आपको लगे कि आपके विचार समय के भ्रम में उलझ रहे हैं, अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है जो आपको तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। जब आप समय के भ्रम से मुक्त होते हैं तो आपकी जिंदगी के हर पहलू में बदलाव आता है। तनाव और चिंता कम होती है। जब आप अतीत और भविष्य के बोझ को छोड़कर केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाता है। स्पष्टता और ध्यान में सुधार होता है। वर्तमान क्षण में रहने से आपका ध्यान और प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। आप अपने कार्यों को अधिक कुशलता से पूरा करते हैं। संबंध अधिक फुलफिलिंग होते हैं। आप अपने प्रियजनों के साथ अधिक माइंडफुल और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि अब आप उन्हें अपनी पूरी अटेंशन के साथ अनुभव करते हैं। स्टीव जॉब्स का एक प्रसिद्ध कथन है, योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। यह कथन एखार्ट टोले की शिक्षाओं के साथ मेल खाता है। स्टीव जॉब्स अपने हर निर्णय में माइंडफुल रहने और वर्तमान क्षण को प्राथमिकता देने की प्रैक्टिस करते थे। उनका मानना था कि यदि आप अपने समय का कॉन्शियसली उपयोग करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में असाधारण परिणाम प्राप्त करेंगे। एखार्ट कहते हैं कि जब आप समय के कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं तो आप जिंदगी में एक गहरी अलाइनमेंट का अनुभव करते हैं। आपकी जिंदगी अधिक एफर्टलेस और फुलफिलिंग बन जाती है। यह पैराडॉक्सिकल लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप समय के प्रति अपनी अटैचमेंट छोड़ते हैं तो आप अपने समय का अधिक प्रभावी उपयोग करते हैं। अब हम अगले पार्ट में एखार्ट टोले के एक और गहरे विचार को एक्सप्लोर करेंगे, द पेन बॉडी साइकिल से मुक्ति। पेन बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम अपनी जिंदगी में उसके जाल से मुक्त हो सकते हैं, यह सब हम अगले सेगमेंट में विस्तार से समझेंगे। पेन बॉडी लिबरेशन का एसेंस। उनका कहना है, मैं अपनी हिस्ट्री को डिफाइन नहीं करने देता, मैं अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को डिफाइन करना चूज करता हूं। यह स्टेटमेंट पेन बॉडी लिबरेशन के एसेंस को परफेक्टली कैप्चर करता है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर इंपैक्ट। एखार्ट समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी पेन बॉडी को हील करता है तो वह सिर्फ अपनी लाइफ में नहीं बल्कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। आप अपनी फैमिली, कम्युनिटी और वर्ल्ड के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स बनते हैं। ट्रांजिशन टू ईगो और उसके रोल पर डिस्कशन। अब हम एक्सप्लोर करेंगे एखार्ट टोले का एक और ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया, द ईगो एंड इट्स रोल इन सफरिंग। ईगो क्या है, यह हमारी लाइफ में कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और कैसे हम अपनी आइडेंटिटी को इसके ट्रैप से फ्री कर सकते हैं, यह सब हम अगले पार्ट में डीपली डिस्कस करेंगे। पार्ट 9, द ईगोज रोल इन सफरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसॉल्विंग द ईगो। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एखार्ट टोले की एक और प्रोफाउंड टीचिंग, द ईगो एंड इट्स रोल इन सफरिंग। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हम अक्सर अपनी अनईजी फीलिंग्स, एंग्जाइटी और अनहैप्पीनेस का ब्लेम एक्सटर्नल सिचुएशंस को देते हैं? लेकिन सच तो यह है कि इनका असली रूट हमारे ईगो में छिपा होता है। यही ईगो हमें एक कांस्टेंट स्ट्रगल में डाल देता है। आज हम समझेंगे कि कैसे हम इस स्ट्रगल से बाहर निकलकर अपने अंदर एक डीप पीस और फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ईगो और उसकी मास्क लाइक आइडेंटिटी पर गहराई से नजर। ईगो को अक्सर एक मास्क के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है जो हमने अपनी ट्रू सेल्फ के ऊपर पहन रखा है। यह मास्क हमारी आइडेंटिटी का एक फेक वर्जन बनाता है जो हमेशा अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश करता है। मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए,
ईगो का जवाब अक्सर एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मैं अपनी जॉब हूं, मैं अपनी रिलेशनशिप्स हूं, या मैं अपने पोजेशंस हूं। एकहार्ट कहते हैं कि यह सारा डेफिनेशन एक फॉल्स नैरेटिव है जो हमें हमारी ट्रू एसेंस से दूर ले जाता है। और जब कभी यह नैरेटिव चैलेंज्ड या शैटर्ड होता है, जैसे जॉब लॉस या ब्रेकअप के कारण, तभी सफरिंग शुरू होती है। ईगो की डायनामिक्स को समझना जरूरी है क्योंकि यही वो प्रक्रिया है जो सफरिंग को बनाए रखती है। कुछ मुख्य डायनामिक्स पर नजर डालते हैं। कंट्रोल का इल्यूजन। ईगो को लगता है कि कंट्रोल में रहना जरूरी है, लेकिन जीवन अनप्रिडिक्टेबल है और जब कोई स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो ईगो फियर और फ्रस्ट्रेशन के साथ रिएक्ट करता है। मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। यह ईगो का मांट्रा होता है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। कंपैरिजन का ट्रैप। ईगो खुद को लगातार दूसरों के अगेंस्ट मेजर करता है। क्या मैं उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हूं? क्या मैं उनसे बेटर दिखता हूं? यह कंपैरिजन जेलसी और इनसिक्योरिटी को जन्म देता है जो इनर पीस को पॉइजन करता है। आइडेंटिटी क्राइसिस। ईगो की आइडेंटिटी ट्रांसिएंट है। यह चीजों, स्थितियों और रोल्स के साथ जुड़ी रहती है। जब वे चीजें बदलती हैं तो ईगो कोलैप्स करता है। एकहार्ट इसे ईगो डेथ कहते हैं, एक पेनफुल मोमेंट जो अवेकनिंग के लिए एक दरवाजा बन सकता है। ईगो को डिसॉल्व करने के स्टेप्स। ऑब्जर्वेशन। ईगो को डिसॉल्व करने का पहला स्टेप है उसे ऑब्जर्व करना। एकहार्ट कहते हैं, द मोमेंट यू रियलाइज यू आर नॉट योर थॉट्स, एन इनर शिफ्ट occurs। अपने नेगेटिव थॉट्स और ईगो पैटर्न्स को बिना रिएक्ट किए ऑब्जर्व करें। जैसे ही आप उन्हें देखेंगे, आप उनसे डिटैच होने लगेंगे। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। ईगो या तो पास्ट के रिग्रेट्स में रहता है या फ्यूचर के फियर्स में। जब आप अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं तो ईगो की पकड़ कमजोर हो जाती है। डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस आपको इस प्रैक्टिस में मदद करते हैं। एक्सेप्टेंस। ईगो रेजिस्टेंस के जरिए खुद को बनाए रखता है, लेकिन जब आप स्थितियों को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं तभी आप ट्रू पीस का अनुभव करते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं है कि आप चेंज नहीं करेंगे, बल्कि यह है कि आप उस मोमेंट को पीसफुली एम्ब्रेस करते हैं जिसमें आप हैं। ईगो और रिलेशनशिप्स। ईगो सिर्फ आपके अंदर केओस क्रिएट नहीं करता, बल्कि आपके रिलेशनशिप्स को भी इंपैक्ट करता है। एकहार्ट कहते हैं कि ईगो बेस्ड रिलेशनशिप्स अक्सर पॉसेसिवनेस, एक्सपेक्टेशंस और ब्लेम गेम्स से भरे होते हैं। पॉसेसिवनेस ईगो रिलेशनशिप को अपनी आइडेंटिटी का एक्सटेंशन मानने लगता है, जो जेलसी और इनसिक्योरिटी को जन्म देता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जब ईगो अनरियलिस्टिक डिमांड्स करता है तो डिसअपॉइंटमेंट और रिजेंटमेंट इनेविटेबल बन जाते हैं। प्रोजेक्शन। ईगो अपनी वीकनेसेस और इनसिक्योरिटीज को ब्लेम के रूप में प्रोजेक्ट करता है। जब आप ईगो अवेयरनेस को रिलेशनशिप्स में लाते हैं तभी आप डीपर अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन डेवलप कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला। ईगो डिसोल्यूशन का एग्जाम्पल। नेल्सन मंडेला ईगो डिसोल्यूशन और ह्यूमिलिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जेल में उन्होंने अपने ईगो को डिसॉल्व करना सीखा और इस रियलाइजेशन के साथ इमर्ज हुए कि फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस ही ट्रू लीडरशिप के पिलर्स हैं। मंडेला का कहना था, रिजेंटमेंट इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड देन होपिंग इट विल किल योर एनिमीज। उनका यह पर्सपेक्टिव एकहार्ट की फिलॉसफीज के साथ गहराई से अलाइन करता है। ईगो डिसोल्यूशन के बाद अगला कदम सरेंडर। ईगो को डिसॉल्व करना एक प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, लेकिन ईगो से मुक्ति के बाद अगला स्टेप है सरेंडर, जो एकहार्ट टोले की टीचिंग्स का एक और कोर प्रिंसिपल है। सरेंडर का क्या मतलब है? कैसे यह आपकी लाइफ को एक डीपर पीस और फ्रीडम में ट्रांसफॉर्म कर सकता है? इन सवालों का जवाब हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। एनलाइटनमेंट और इटर्नल फ्रीडम। एनलाइटनमेंट इज नॉट समथिंग यू अचीव, इट इज समथिंग यू रियलाइज। एकहार्ट टोले की इस प्रोफाउंड स्टेटमेंट से यह साफ होता है कि एनलाइटनमेंट कोई गोल नहीं है जिसे हम पाना चाहते हैं। यह एक रियलाइजेशन है जो तब होती है जब हम अपने ईगो के इल्यूजन से फ्री हो जाते हैं और अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं। एनलाइटनमेंट का एसेंस। एकहार्ट कहते हैं कि एनलाइटनमेंट का एसेंस है लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब आप अपने पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर फियर्स को छोड़कर पूरी तरह से अभी के मोमेंट में जीते हैं, तभी आप एनलाइटनमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं।
एनलाइटनमेंट की जर्नी शुरू करें। द पावर ऑफ नाउ हमें यह सिखाता है कि लाइफ का एसेंस अभी के मोमेंट में है। अगर आप अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंट में लाते हैं तो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो आपकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करता है। आप भी अपनी एनलाइटनमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं बाय एम्ब्रेसिंग द टीचिंग्स ऑफ दिस पावरफुल बुक। अगर आपको इस जर्नी का एक भी पॉइंट रेजोनेट लगता है तो चैनल बुक एनसाइक्लोपीडिया को जरूर फॉलो करें फॉर मोर इनसाइट्स। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन हिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।